स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आपका सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर किया था और इसके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ये सारी पीडीएफ, इसके अलावा अदर जो क्विज़ेज़ हैं वो सभी आपके लिए हमारी वेबसाइट पर डाली जा रही हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहें। शुरुआत करते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो देखिए पत्तन नगर अर्थात यानी कि कौन सी ऐसी सिटी थी सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि एक पोर्ट सिटी थी। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए पोर्ट। तो पोर्ट कहाँ पर था? वो था आपके लोथल, गुजरात में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, इन सभी को एक एक करके यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर प्रमुख विशेषता है। तो देखिए पक्की ईंटों से बनी इमारत, ये बिल्कुल इसकी विशेषता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए प्रथम असली मेहराब, ये आपको नहीं मिलेगा, पूजा स्थल भी नहीं मिलेंगे, कला एवं वास्तुकला, तो देखिए यह भी यहाँ पर आपको इतने अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये आपका यहाँ पर उत्तर होगा। अब इसकी यदि हम बात करें तो देखिए मेहराब जो है, पहला मेहराब, ये आपको कहाँ मिलता है? तो देखिए ये आपको हम मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे कि यह आपको मिलता है कहाँ? बलवन के मकबरे में पहली बार। तो अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, तो देखिए यहाँ पर वास्तुकला भी थी, और इसके अलावा उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। तो एक से अधिक थी, इसलिए उत्तर ऑप्शन ई था। आगे देखिए धातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है, जो हमने आपको ऊपर बताया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं थी। एक तो पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत थी, दूसरी उनकी वास्तुकला थी, जो मृदभांड बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, मोहरें बनाते थे, ये सभी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन है ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़ या ऑप्शन डी नागपट्टनम। तो देखिए यह तो हम पहले भी कर चुके हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए धौलावीरा से, बी दिया गया है बनावली से, सी कालीबंगा से या फिर ऑप्शन डी लोथल से। तो देखिए हल का टेराकोटा या हल जैसी आकृति का मिट्टी का बना हुआ खिलौना टाइप कहाँ पर मिला है? तो वो हमने आपको बताया था कि वह मिला है बनावली में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनावली। बनावली की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है देखिए हरियाणा में। और यदि एग्जैक्ट आप बात करें हरियाणा के कहाँ पर, तो हरियाणा के फतेहाबाद में। कहाँ? हरियाणा के फतेहाबाद में बनावली स्थित है, जहाँ से आपको एक हड़प्पा कालीन हल टेराकोटा का बना हुआ प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए हरियाणा के फतेहाबाद
जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी लोथल। तो देखिए एक एक करके यदि आप देखेंगे तो कालीबंगा बिल्कुल था, ये भीलवाड़ा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, पाटलिपुत्र ये इसका जिक्र कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में नहीं आता है। ये तो बाद में मौर्य काल में आता है, गुप्त काल में आता है, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में पाटलिपुत्र का जिक्र आने लगता है जब से बौद्ध धर्म, जैन धर्म इन सब की शुरुआत होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। अब अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। ऑप्शन है आपके पास वृहद यानी कि सबसे बड़ा एक प्रकार से। ऑप्शन है ए राखीगढ़ी, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल। तो देखिए हमने यह भी आपको बताया था जब एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर कि राखीगढ़ी जो है वो भारत में हड़प्पन सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी। अब देखिए यदि हम बात करें तो और कौन कौन से स्थल हैं तो यहाँ पर उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। याद रखेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है ये आपके लिए। आगे देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा गनवेरीवाला पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी तथा धौलावीरा ये हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से 5 वृहद स्थल हैं या कौन से 5 ऐसे स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के वृहद स्थल में आते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जिनको ट्विन कैपिटल भी कहा गया है, इसके अलावा गनवेरीवाला, राखीगढ़ी और धौलावीरा, इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ऑप्शन है आपके पास ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं? तो देखिए आलमगीरपुर आपका कहाँ है? ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा कहाँ है? तो ये आपके राजस्थान में है। और लोथल कहाँ है? तो ये है आपके गुजरात में। अब अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं। और यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं। पहली सिंधु, दूसरी चेनाब, तीसरी झेलम और चौथी गंगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी सभी चारों। तो देखिए यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो भी आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखते हैं तो देखिए कौन कौन सी नदियों के नाम हैं। सिंधु बिल्कुल, जब इसी नदी के नाम पर सभ्यता का नाम है तो इसके किनारे ही थी, तो यह तो होगी। चेनाब नदी के किनारे बिल्कुल सही है। झेलम के भी किनारे थी। गंगा के किनारे, तो देखिए गंगा का जिक्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, तो यह नहीं थी। यानी कि कौन कौन सी नदियाँ थीं? पहली, दूसरी और तीसरी, अर्थात सिंधु, चेनाब और झेलम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन है ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में या फिर ऑप्शन डी मातृशक्ति में। और ये आपसे पूछा गया है RAS प्रीलिम्स में। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, और इसे यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में, यहाँ पर यदि आप बात करें तो ये सभी ही
लगभग वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। वहाँ पर आत्मा यानी ईश्वर से भी संबंधित कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और जो कुछ साक्ष्य मिले खोपड़ी में छेद करके रखते थे या अपने कुत्ते के साथ दफना देते थे, तो वहाँ से माना जाता है कि कहीं ना कहीं पुनर्जन्म या आत्मा जैसी चीज़ में विश्वास रखते थे। और कर्मकांड में तो थे ही, इसके अलावा आपको यज्ञ वेदिकाएं कई जगह से मिलती हैं, तो यानी कि यज्ञ प्रणाली में भी, और मातृशक्ति में तो हम जानते ही हैं कि ये मातृशक्ति में जरूर विश्वास अपना रखते थे। तो देखिए इन सभी में से यदि आप देखें कि एग्जैक्टली कौन सा ज़्यादा सही आंसर होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। तो देखिए काफ़ी एक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट क्योंकि आपको कोई लिपि वगैरह आप सकते नहीं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस चीज़ में उनका ज़्यादा विश्वास था। लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनसे अंदाज़ा जो है वो ये लगता है कि मातृशक्ति में अधिक विश्वास था। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे देखिए, पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का अनुमान भी लगाया जा सकता है, जो हमने आपको बताया था। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो ये क्वेश्चन डिलीटेड क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन यदि आप फिर भी एक जो अधिकतर या सर्वाधिक माना गया मत है वो यही है कि मातृशक्ति में ये लोग विश्वास रखते थे। बाकी चीज़ों पर स्पष्टतः नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक यह चीज़ है जिस पर स्पष्टतः कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन है ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, या ऑप्शन डी विष्णु की। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपति की। ये देखिए थोड़ा सा बस क्वेश्चन को आपसे घुमा के पूछ लिया है। जो मूर्ति मिली कहाँ से, पशुपति की मूर्ति देखिए यह मिलती है कहाँ, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की मूर्ति प्राप्त होती है, या आदि शिवा की मूर्ति जिसे आप बोलते हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि ये लोग पशुपति की भी पूजा किया करते थे। इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु ये सभी तो आपको वैदिक काल में देखने को मिलेंगे, वहाँ पर इन सभी देवताओं का आपको उल्लेख देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण कहाँ से, देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, योगी शिवा, आदि शिवा जिसे आप बोलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी क्लाइव, या ऑप्शन डी कर्नल टॉड। और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई या उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो देखिए अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए 1921 में सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिए हड़प्पा जो है ये मिलता है कब, 1921 में, और मोहनजोदड़ो इसकी खोज होती है 1922 में। किस किस के द्वारा, तो वह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए हड़प्पा जो है वो काम हुआ निर्देशन में किसके, सर जॉन मार्शल के। और हड़प्पा की खोज किसने की, यदि आप ये देखेंगे तो देखिए हड़प्पा की खोज करते हैं कौन, दयाराम साहनी। और फिर आता है मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में खोजा गया, किसके द्वारा, तो राखलदास बनर्जी या फिर RD बनर्जी के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के
निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि हमने आपको ऊपर बताया भी। आगे देखिए, हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में दी गई थी। क्या हो रहा था वहाँ पर? देखिए, रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी और जो वहाँ पर लोग काम कर रहे थे उनको कुछ पुराने टाइप की ईंटें मिली, उन्होंने वो पटरियों के नीचे बिछा भी दी। लेकिन जब चार्ल्स मेसन उन्हें देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यह तो कुछ और ही है। फिर उसके बाद वो वहाँ जाकर देखते हैं, थोड़ा उत्खनन करते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं और तब समझ में आता है कि ये तो कोई बहुत पुरानी एक सभ्यता के अवशेष है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात कर लें किसकी, थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। दोनों बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें हड़प्पा की, तो देखिए 1826 में चार्ल्स मेसन इसकी जानकारी देते हैं। 1921 में, जैसा कि हमने आपको बताया, दयाराम साहनी जो हैं इसका क्या करते हैं? रावी नदी के तट पर इसका सर्वेक्षण करते हैं और इसकी खोज की जाती है। इसके अलावा फिर देखिए, बाद में अलग अलग वर्षों में भी इसका उत्खनन कार्य चलता रहा। लेकिन यदि हम बात करें तो हड़प्पा को मुख्यतः 2 टीलों के भाग में बांटा गया है। जो पूरब में जो टीला है उसे नगर टीला कहते हैं और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए, यहाँ से एक अन्नागार का अवशेष मिला है, 837 कब्रिस्तान मिला है। इसके अलावा देखिए, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर दुर्ग बनाया जाता था, तो वह भी आपको याद रखना है कि पश्चिम की ओर दुर्ग होता था और दूसरी ओर सामान्य लोग रहा करते थे। इसके अलावा देखिए, यहाँ से शंख का बना हुआ बैल मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है और यहाँ पर एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ बताया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मातृशक्ति में विश्वास किया करते थे। अब देखिए, यदि हम आगे बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो होता है मृतकों का टीला। कहाँ पर है? तो ये आपके सिंध पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे पर है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। यहाँ पर देखिए, आपको मुख्य रूप से एक वृहद स्नानागार मिलता है, ग्रेट बाथ मिलता है। इसके अलावा आप बात करें यदि, तो देखिए यहाँ पर और क्या मिलता है? यहाँ पर देखिए आपको कई सारी चीज़ें और मिलती हैं, जैसे एक विशाल अन्नागार मिलता है जिसकी हमने चर्चा की थी, पुरोहित की मूर्ति भी मिलती है, पुरोहित का आवास भी यहाँ पर से आपको मिलता है और जो मूर्ति मिलती है उसमें शॉल जैसा कुछ दिखाया गया है। तो यहाँ से सूती वस्त्र के भी कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, कुंभकारों के 6 भट्टे भी यहाँ से मिलते हैं, सूती कपड़े मिलते हैं, सीप की बनाई पटरी मिलती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन है आपके पास: ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स तथा बीवी राव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। देखिए, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा की। और यदि हम बात करें राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी की, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। विस्तार में अभी हमने पिछले ही प्रश्न में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई भी थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है हड़प्पा दयाराम साहनी, बी है लोथल एस.आर. राव, सी सुरकोटड़ा जे.पी. जोशी और ऑप्शन डी है धौलावीरा वी.के. थापड़। तो देखिए, एक एक करके देखते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया या खोजा गया था, बिल्कुल सही है। लोथल एस.आर. राव, तो देखिए यह भी बिल्कुल सही है। सुरकोटड़ा जे.पी. जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा वी.के. थापड़, तो देखिए यह आपका गलत है। धौलावीरा का उत्खनन कार्य किसके द्वारा? तो यह R.S. बिष्ट के द्वारा किया
गया था। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि कौन सा सम्मिलित हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और किसके द्वारा किया गया वो आपको याद रखना है, आर.एस. बिष्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रमुख पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन है यहाँ पर ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर या ऑप्शन डी जॉर्ज एफ डेलिस। देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई पुरातत्वविदों ने वहाँ पर उत्खनन किया, लेकिन ऐसा कौन था जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया, वो जान ही नहीं पाया कि वास्तविकता में ये चीज़ क्या है और कितनी हिस्टोरिकल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पर भी यदि आप देखिए इसकी बात की जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। उन्हें लगा कि बस है कुछ ऐसे ही पुराना सा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन है ए आर.डी. बनर्जी, बी के.एन. दीक्षित, सी एम.एस. वत्स और ऑप्शन डी वी.ए. स्मिथ। अब देखिए ये आपके लिए है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर कई लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें तो हमने सिर्फ दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के नाम सुने हैं और यहाँ पर तो कुछ और ही नाम है। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, इन दोनों का उत्खनन कार्य काफ़ी अलग अलग चरणों में चला, अलग अलग वर्षों में किया गया था। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वी.ए. स्मिथ जो है इससे संबंधित नहीं थे। अब इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स कब कब इससे संबंधित रहे। तो देखिए वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया। वर्ष 1926 से 27 और 1933 से 34 तक माधव स्वरूप वत्स जो हैं उन्होंने भी हड़प्पा के उत्खनन से वे संबंधित रहे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातत्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के जैसे के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीने, घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखिए आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं कि कौन कौन से नाम इनसे संबंधित रहे। यदि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन उसे बनाना होगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाएगा, और ये फिर आपको काफ़ी परेशान करेगा, क्योंकि आप यदि सिर्फ 2 ही नाम याद करके जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होने वाली है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से यदि आप देखें तो कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ के प्रत्येक घर में आपको कुएं देखने को मिलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए होता क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर जितने भी स्थल पाए गए सभी में कुएं जो है घरों में मिलते थे, स्नानागार मिलते थे। लेकिन यदि देखा जाए तो कालीबंगा एक ऐसा स्थान था जहाँ पर सर्वाधिक या फिर कहें तो हर घर में एक कुआं था। अब यहाँ पर यदि इसकी हम बात करें तो देखिए जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक के अनुसार क्या था, कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो देखिए यहाँ पर जो दिए गए हैं तो आप कालीबंगा को इसका उत्तर मान सकते हैं, अन्यथा यह प्रश्न फिर डिलीट किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। देखिए पहला सोने के सिक्के, दूसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा लोहे का हल और चौथा नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए ये एक बहुत ही शानदार यहाँ पर क्वेश्चन है।
यदि आपने ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ी है, यानी कि एंशियंट और मिडाइवल आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब एक एक करके हम इन्हें देखते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे पहले आती है और कौन सी सबसे बाद में आती है, या कौन सी किस काल में आती है। एक एक करके हम इन पर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला दिया हुआ है आपको सोने के सिक्के। तो देखिए सोने के सिक्के जो हैं ये कब आते हैं? सोने के सिक्के आते हैं यवन शासकों के टाइम पर। किसके टाइम पर? हिंद यवन जो शासक थे उनके समय पर, यानी कि द्वितीय शताब्दी के आसपास की बात है। आहत मुद्रा या चांदी के सिक्कों की यदि हम बात करें तो देखिए ये आते हैं कब? लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि सोने के सिक्कों से पहले ये आते हैं। फिर देखिए इसके बाद लोहे का हल, यदि हम इसकी बात करें तो देखिए लोहे का हल आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? तो देखिए लोहे का हल जो है वो वैदिक काल की एक वस्तु है जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। कब? तो देखिए यह मिलेगी वैदिक काल। और नगर संस्कृति, तो ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका नगरीय संस्कृति, फिर आपका आएगा लोहे का हल जो कि वैदिक काल का था। फिर देखिए सोना तो सबसे बाद में आया है, उससे पहले चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। यानी कि क्या बना? तो ये बनेगा 4 3 2 1 उल्टा क्रम। 4 3 2 1 कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि देखें तो ये था भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बेसिक रीजनिंग भी अगर आप अपनी इस्तेमाल करेंगे तो भी इसे कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है, हम सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य कालीन थी। इसके बाद में लोहे का ईजाद होता है और वहाँ से राजाओं का क्रम जो है प्रारंभ होता है। लोहे की खोज होना एक तरीके से, यदि आप हिस्ट्री को डीप में पढ़ते हैं यूपीएससी के लेवल पर, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि लोहे की खोज के बाद ही साम्राज्यवाद की नीति पनपी थी। आगे देखिए लोहे का ज्ञान कांसे के बाद कब हुआ? वैदिक काल के दौरान। ऊपर हमने आपको बताया लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 6वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों के द्वारा, जो हमने आपको बताया, उस समय जारी किए गए थे। तो देखिए यदि आपको इतनी चीज़ें नहीं भी पता हैं और थोड़ा सा शांत दिमाग से आप सोचेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो आपको बताना है सबसे पहले किस धातु का उपयोग मानव के द्वारा किया गया। ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। और ये आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले मानव ने जो है तांबे का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो आपको बताना है किस स्थान से मिला है। ऑप्शन है ए कालीबंगा से, बी लोथल से, सी धौलावीरा में या ऑप्शन डी बनावली में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी लोथल में। तो देखिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर मिला है? लोथल में। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या था? लोथल में ही बंदरगाह था और वहीं से आपको हाथी दांत का पैमाना भी मिलता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो देखिए ये एक आपके लिए शानदार प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं ए तांबे की, बी सोने की, सी चांदी की या ऑप्शन डी लोहे की। तो देखिए यदि आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि लोहा उस समय तक नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल में लोहा खोजा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा।
अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए हड़प्पा सभ्यता एक कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि की धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। तो आपको देखिए दो बहुत बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन, वैदिक काल, लौह युगीन। और आप कैसे याद रखेंगे कि जब वैदिक काल लौह युगीन जो युग था वहीं से तलवारें, भाले ये सब बनना प्रारंभ हुए और यहीं से राजा वाला कंसेप्ट जो है मोनार्की या राजशाही का जन्म यहीं से होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन है ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी बनावली। और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अब देखिए कई लोग यहाँ पर परेशान हो जाएंगे कि अब तक तो हमने कालीबंगा ही पढ़ा था, ये वो तो यहाँ है ही नहीं। तो ये है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर बताते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बनावली। बनावली जो है, जो कि हरियाणा में है, ये भी घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कथन देख लेते हैं। पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। कूट है ऑप्शन ए 1 एवं 2 सही है, बी है 1 एवं 3 सही है, सी है 2 एवं 3 सही है और ऑप्शन डी है 1, 2 एवं 3 सही है। तो देखिए एक एक करके इन कथनों को पुनः देख लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो यह भी आपका एकदम सही कथन है। तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो देखिए यह तो आपका गलत हो गया, उन्हें लोहे के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं थी, अन्यथा वे सोना, चांदी, कांस्य, तांबा इन सभी धातुओं का प्रयोग तो करते ही थे। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो कथन है वो आपके सही हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 2 सही है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ी। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। तो देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थीं और सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढक दिया जाता था। इस समय देखिए सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, यानी कि वहाँ पर धातुओं के बारे में भी उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन ए है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी ऑप्शन है यहाँ पर ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। कथन ए क्या है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। यह आपका बिल्कुल सही कथन है, दोनों विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, ये खुदाई के कारण प्रकट हुए थे। तो देखिए कथन तो सही है लेकिन यह इसका सही कारण नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब और देखिए वर्तमान में क्या है, दोनों मिट्टी से पूरी तरीके से ढक चुके हैं, तो वर्तमान में विलुप्त हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदाई के दौरान निकले और फिर छुप गए। तो इसलिए कारण इसका
गलत था। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है, तथा हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल में है, रावी नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में हैं, यानी डेड हो चुके हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है ए कालीबंगा से, बी धौलावीरा से, सी कोटदीजी से, या ऑप्शन डी आमरी से। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा से। तो देखिए धौलावीरा से आपको क्या मिलता है? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण वहाँ से आपको मिलते हैं, यानी कि रॉक कट रिजर्वेयर के। अब यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, धौलावीरा के बारे में। कहाँ पर है? तो देखिए धौलावीरा है आपका गुजरात में। चर्चा करते हैं तो देखिए धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, पहली कौन सी है? राखीगढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गईं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड यानी कि रॉक कट रिजर्वेयर महत्वपूर्ण है, यानी कि जो एक शैल है या एक पहाड़ी का टुकड़ा है उसको काट करके एक जलाशय वहाँ पर बनाया गया था। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी हरियाणा, आगे देखते हैं। देखिए सी ऑप्शन क्या है? सी पंजाब, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात, गुजरात के रण ऑफ कच्छ या कच्छ के रण में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा हड़प्पीय या हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? अधिकतर आपको 2 में मिलेंगे, लेकिन एक है जो 3 भागों में बटा हुआ है। देखते हैं। ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, और ऑप्शन डी दिया गया है सुरकोटड़ा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। धौलावीरा जो है वह आपका 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो उनका दुर्ग वाला क्षेत्र है, एक मध्य भाग है और एक निचला भाग है। तो कौन सा शहर है? धौलावीरा, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि बाकी के जो आपके नगर हैं या शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वे 2 भागों में ही बटे हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी दिया गया है यहाँ पर संघोल, सी कालीबंगा, और ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? ऑप्शन है ए धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, और ऑप्शन डी रोपड़। और देखिए ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन क्या किया, सिर्फ उसकी लैंग्वेज बड़ी कर दी, जिससे आपको देखकर ही थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो जाए, या पहले ही एक मेंटल स्टेट ऐसी हो कि अरे पता नहीं कितना बड़ा प्रश्न है और इसमें क्या होगा। लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको नगर 3 भागों में बटा हुआ मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर आपको क्या मिलता है? इसके अलावा वहाँ पर आपको रॉक कट रिजर्वेयर यानी शैलकृत स्थापत्य मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको बांध मिलेंगे और नहरों के माध्यम से जल प्रवाहित या जो एक इरिगेशन सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए धौलावीरा के बारे में यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर धौलावीरा के बारे में, तो उन्हें आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल कहाँ है? गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में या कच्छ के रण में स्थित है। आगे देखिए
धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन, किसके लिए, देखिए, जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया तथा संबंधित जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है धौलावीरा के बारे में कि यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया गया। तो जो भी सिंचाई से संबंधित प्रश्न हो या ऐसी चीज़ पूछी जाए तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो होगा धौलावीरा। बांध यहाँ पर थे, नहरों से सिंचाई यहाँ पर की जाती थी। इसके अलावा शैलकृत जलकुंड यहाँ पर था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है किसके बारे में, धौलावीरा के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी दिया गया है धौलावीरा से, ऑप्शन सी दिया है कालीबंगा से और ऑप्शन डी है आपके पास लोथल से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा से। अभी हमने आपको बताया कि जहाँ भी जल प्रबंधन की बात आए सिंधु घाटी सभ्यता में तो वहाँ आप आंख बंद करके धौलावीरा उत्तर मार्क कर दीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बैरियर का प्रमाण मिला है। ऑप्शन है आपके पास ए कुंतासी, बी धौलावीरा, सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सर्वाधिक यदि पूछा जाता तो लोथल से कितने, 3 मिलते हैं और कालीबंगा से भी एक आपको क्या मिलता है, युगल समाधि का प्रमाण मिला है। तो देखिए यहाँ पर सी और डी दोनों ही उत्तर हो गए, यानी कि यह प्रश्न हो गया आपका डिलीटेड क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है द्विशव संस्कार या डबल बैरियर कहाँ पर आपको मिलता है, लोथल और कालीबंगा में। सर्वाधिक कहाँ पर, लोथल में, कितने, 3। तो देखिए इसके आगे लिख लेते हैं, लोथल में कितने हैं, 3 हैं मैक्सिमम, और एक कहाँ मिलता है, कालीबंगा में, कितना, 1। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए मानव शवाधान, बी पशुओं के शवाधान, सी आवासीय भवन या ऑप्शन डी रक्षा दीवार। देखिए उस समय के करंट का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए तो अब एक स्टैटिक फैक्ट हो चुका है, तो क्वेश्चन तो हम देखेंगे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए मानव शवाधान। कहाँ, मानव शवाधान, ऑप्शन नंबर ए। और सनौली कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में। ये आप इसके बारे में याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी वहां से प्राप्त हुई हैं। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, 125 शवाधान एक साथ कहाँ पर से मिलते हैं, सनौली। कहाँ है, बागपत, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका मांडी गांव, और ये एक हड़प्पन साइट है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी
अचानक चर्चा में आ गया था। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़ करके देखा जाने लगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन है ए मिस्र में, बी मेसोपोटामिया में, सी मध्य अमेरिका में और ऑप्शन डी भारत में। देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत में। सबसे पहले कपड़ों के लिए कपास की खेती कहाँ पर की जाने लगी? ये की जाने लगी थी भारत में। तो यह आपको याद रखना है। और कहाँ पर? तो देखिए भारत में भी यदि हम बात करें तो ये आपको सबसे पहले मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। जैसे कोल्ड हिवा में चावल के साथ जिस प्रकार की चीज़ें मिली थी, हम पहले कक्षाओं में उसकी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और बहुत ही शानदार लेवल का एक क्वेश्चन यह है आपके पास में। देखिए इसके लिए आपको कोई एग्जैक्ट आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन जितने भी फैक्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं उनके आधार पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उनके आधार पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला क्या है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ऐसा तो कहीं नहीं था, जब उस समय राजा का कोई कंसेप्ट ही नहीं था तो महल और मंदिर तो थे ही नहीं। तो यह आपका हो गया गलत। दूसरा है यहाँ पर, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। तो देखिए हमें मातृदेवी की मूर्ति मिलती है, आदि शिवा या योगी शिवा की मूर्ति भी मिलती है। तो यानी कि यह तो सही है आपका। तीसरा कथन है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो उस समय तो उनके बीच में युद्ध वगैरह का कोई कंसेप्ट या ऐसे साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। यह भी आपका गलत हो गया। तो सही उत्तर है यहाँ पर आपका सिर्फ दूसरा कथन, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके माध्यम से ही कर सकते हैं। जो फैक्ट्स हमने आपको बताए बस उन्हें ही आपको शांति से एक बार रिकॉल करना था कि क्या चीज़ थी उस समय और क्या नहीं थी, और आपका प्रश्न ईजिली हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसके ऊपर चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिए वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। इसके अलावा देखिए पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल के चित्र मिलते हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है और गाय का चित्र भी नहीं मिलता है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोतड़ा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्यों का यहाँ पर अभाव है। कहीं भी आपको युद्ध वगैरह के साक्ष्य यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कौन सी चीज़ें मिली, कौन सी नहीं मिली। तो इसे भी आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अपने नोट्स में यहाँ से चीज़ों को ऐड कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या सही है? ऑप्शन है ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, और ऑप्शन डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। और देखिए यह भी आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। यह भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। और जब आपको उस एग्जामिनर को फंसाना होगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए भी दे देगा। अब कथनों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला कथन क्या है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। तो यह तो बिल्कुल सही है। देखिए धार्मिक तत्व आपको मिलते हैं वहाँ पर, मातृदेवी की मूर्ति मिलती है, शिव की मूर्ति मिलती है, इसके अलावा लिंग और योनि की पूजा की जाती है, सांप की पूजा की जाती है, नाग देवता की, लेकिन धर्म कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी आज की तरह, इसीलिए शायद ये लोग इतने अच्छे भी रहे। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही बात है, हमने बात की थी कि सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य भारत में मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिले राखलदास बनर्जी को। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल है, लेकिन कंसेप्ट भी आपका फैक्ट से ही बना है। तो यदि आप फैक्ट्स को इजीली रिकॉल करेंगे तो काफ़ी आसानी से इन्हें कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हो गए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अब इसके ऊपर हम थोड़ी यहाँ पर चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण किया करते थे। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा सवाल था, लेकिन फिर से वही चीज़, जो भी फैक्ट्स, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं होगा, चाहे वो कैसे भी कंसेप्ट से बना हो या कैसे भी उसे घुमा के पूछ ले। आपको बस शांत दिमाग से जो फैक्ट्स आपको पता हैं उन्हें रिकॉल कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी चनहुंदड़ो, सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। और ये आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है बैल के रूप की एक मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने भी की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। यानी कि कुबड़ वाला बैल किसमें कहाँ से मिलता है आपको? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? कहाँ से कौन सा वृक्ष मिलता है? ऑप्शन है ए आम, बी पीपल, सी पारिजात या ऑप्शन डी साल। अब देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपने ध्यान से अभी जो हमने प्रश्न किया इसके पहले से पहला वाला, वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था कि कौन से वृक्षों की पूजा की जाती थी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी पीपल। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। एक आपको वहाँ पर देखने को मिलती है कलाकारी जिसमें एक पीपल के ऊपर एक व्यक्ति बैठा दिखाया जाता है, नीचे भी, और वहाँ पर उसके ऊपर एक सर्प देवता भी दिखाए जाते हैं। उनकी बात हम काफ़ी डिटेल में करेंगे जब आपकी सब्जेक्टिव क्लास होंगी, तो वहाँ हम बहुत ही ईजिली आपको याद हो उस प्रकार से इन चीज़ों को करेंगे। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचनी मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से बनी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन है ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा या ऑप्शन डी भेड़। देखिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और थोड़ी देर पहले ही हमने इसके ऊपर चर्चा भी की है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी घोड़ा। घोड़े का कहीं भी आपको चित्रण नहीं मिलता है। घोड़े के सिर्फ और सिर्फ अवशेष कुछ स्थानों से आपको जरूर प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि घोड़े का चित्रण सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी नहीं मिलता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास ए शेर के, बी घोड़े के, सी गाय के या ऑप्शन डी हाथी के। तो पूछा है किसके अवशेष नहीं मिले हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए शेर। शेर के अवशेष जो हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी नहीं मिलते हैं। घोड़े के अवशेष मिलते हैं, बनावली से भी मिलते हैं, आपको राखी गढ़ी से मिलते हैं, गाय के मिलते हैं, लेकिन गाय उस समय इतनी पूजनीय नहीं थी, और हाथी के भी अवशेष आपको वहाँ से मिलते हैं। यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो देखिएगा गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है, यानी कि ये भी यहाँ से मिले हैं घोड़ा, हाथी और गाय। लेकिन घोड़े का चित्रण नहीं है, अवशेष हैं, और शेर का ना कोई चित्रण है ना ही कोई अवशेष मिले हैं। अब अगला प्रश्न, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ऑप्शन है ए 600 वर्ष, बी 700 वर्ष, सी 800 वर्ष या ऑप्शन डी 900 वर्ष। तो देखिए ये एक थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी 900 वर्ष। आईआईटी खड़गपुर ने जो अध्ययन किया, रिसर्च किया, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ऐसा मान सकते हैं कि 900 वर्षों तक कोई वर्षा नहीं हुई और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। जलवायु परिवर्तन आप मान सकते हैं, लेकिन 900 वर्षों तक वर्षा ना होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें कैसी सिचुएशन होती कि ना पेड़ पौधे बसते, ना जीवन, कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ा सा एक अलग प्रश्न है, लेकिन कई स्टेट पीसीएस इस टाइप की चीज़ें भी पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है ए बनावली से, बी कालीबंगा से, सी लोथल से या ऑप्शन डी सुरकोटड़ा से। तो देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से। ये हम आपके राजस्थान स्ट्रीम में भी कर चुके हैं। कालीबंगा में क्या है, एक मृण पट्टिका मिली है, यानी कि मिट्टी की पट्टिका, और उस पर 2 सींग वाले देवता का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो देखिए कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। तो एक ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन है ए रोमन सभ्यता, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, सी यूनानी सभ्यता या फिर ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। तो देखिए यदि आपको ये फैक्ट नहीं भी पता है और आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है या थोड़ा बहुत भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का आइडिया है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यदि आपको आइडिया नहीं है तो कुछ समय में ही हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उन्हें आप ज़रूर अटेंड कीजिए, बहुत मदद होगी आपकी और चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएंगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता जो है वो आपकी नील नदी के तट पर थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी पर हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है
और इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि जो कि इराक में है, भारत और इराक की सभ्यताएं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ बताना है। ऑप्शन है ए माया एज़टेक मुइस्का इंका, बी माया मुइस्का इंका एज़टेक, सी एज़टेक मुइस्का माया इंका, और ऑप्शन डी है एज़टेक माया मुइस्का इंका। और ये है एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन जो है एकदम ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अच्छे अच्छे लोग हिल जाएं। तो देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर जो आपको दी गई हैं जितनी भी सभ्यताएं, उनमें से कौन कौन सी आपके कहाँ पर हैं, तो देखिए इसकी यदि हम बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एज़टेक माया मुइस्का इंका। अब इन्हें हम आपको यहाँ से अच्छे से समझाते हैं, देखिए एक एक करके कि कौन सी कहाँ पर थी। इनकी यदि हम बात करें तो देखिएगा, एज़टेक सभ्यता, इसका विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग के अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलिज तथा अल साल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। अब देखिए, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको हमारे चैनल पर लेनी पड़ेंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस। आगे देखिए, इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। तो ये आपको याद रखना है। नहीं समझ में आया होगा ये बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएं तो उन्हें अच्छे से समझिएगा कौन सी जगह कहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन है ए सिंधु, बी मिस्र, सी सुमेरिया, डी चीन। और देखिए, ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, ये भी एक अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुमेरिया की सभ्यता। तो देखिए, सुमेरिया की सभ्यता जो है उसको माना जाता है कि ये विश्व की पहली ऐसी सभ्यता थी जिसने लेखन लिपि ईजाद कर ली थी, और इसे जो है प्राचीनतम लिपि माना जाता है और इसे पढ़ भी लिया गया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो लिपि का नाम भी आप याद रखिएगा, क्यूनिफॉर्म लिपि। तो ये थे हमारे प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर के। आपका ये चैप्टर भी पूरा हो चुका है और इसकी PDF मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट पर। तो वेबसाइट आप ज़रूर विजिट करते रहिए और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में आपके नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा वैदिक काल। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।